Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine in Corona period. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. In the last previous class of jurisprudence, we have discussed about meaning and definition of Austin. And in this class, we will study about the different definitions given by different jurists and scope of the jurisprudence, relation of jurisprudence with other subjects, and much more. I hope you will enjoy the lecture. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज का लेक्चर हो सकता है कुछ लेंथी होगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हाफ एन आवर का ही ये लेक्चर हो जाए, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा बड़ा अगर लेक्चर हुआ तो आप उसमें बोर हो सकते हो और आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा। और अगर बिल्कुल छोटे लेक्चर हुए तो फिर हमारा सिलेबस ही कवर नहीं होगा। एक अकेले जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट या आईपीसी को लेकर हम 4-4 महीने एक ही अगर सब्जेक्ट पर रहे तो हमारे जो टारगेट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, वेदर इट इज़ ऑफ यूजीसी नेट और जुडिशरी, तो उसके हिसाब से क्या है कि हमें थोड़ा सा स्पीडली चलना पड़ेगा। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम तो चलो फिर भी शायद दिसंबर तक आएगा, लेकिन उसमें भी तो लॉ के 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं अगर वो कवर हो जाते हैं तो साथ में क्रिमिनल लॉ तो चल ही रहा है, उसके सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। मेरे पास एक सजेशन भी आया था कि अभी बिहार का एग्ज़ाम आ रहा है पास, तो उसके लिए जो है माइनर एक्ट्स को भी स्टार्ट करें। तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि नेक्स्ट वीक से शायद एक माइनर एक्ट भी स्टार्ट कर दें, तो जूरिस्प्रूडेंस आईपीसी के साथ साथ एक माइनर एक्ट भी चलेगा, जिससे क्या है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ईजीली हो जाएगी और माइनर एक्ट जल्दी कवर भी हो जाते हैं। और जब कोई सब्जेक्ट कवर हो जाता है तो हमें भी कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हमारा सब्जेक्ट कवर हो रहा है। Let's start today. Salman. In the last class, we discussed about Austin's definition, and Salman criticized that. Now, what will be Salman said? He said that jurisprudence is science of law. Salman ने भी वही बात कही है कि jurisprudence जो है वो science of law है, जो ऑस्टिन ने कही थी। लेकिन यहाँ उसका जो मीनिंग है लॉ का वो क्या है, लैंड और सिविल लॉ है। लैंड यानी कि जैसे लोगों के अंदर व्यवहार होता है उस हिसाब से लॉ होना चाहिए। सिविल मतलब सोसाइटी के लोगों के लिए लॉ बना हुआ होना चाहिए। उसने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है जेनरिक और स्पेसिफिक। जैसे ऑस्टिन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जनरल और पार्टिकुलर, उसी तरीके से जेनरिक और स्पेसिफिक यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। जेनरिक में क्या है कि जो सारे लीगल प्रिंसिपल्स होंगे उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। और पार्टिकुलर जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी, मान लो लॉ का एक कोई फील्ड है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है अपने, उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट निकाल लिया, वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक को भी सालमन ने जो है फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है एनालिटिकल, कि जो हमारा स्पेसिफिक लॉ होता है वो एनालिटिकल होना चाहिए, यानी कि उसका विश्लेषण होना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज भी होना चाहिए। एक्सपोजिटरी का मतलब वो ऐसा लॉ हो कि जिससे लॉ मेकर्स को एक आगे रास्ता दिखाने का काम करे, वो अर्थ प्रकाशक होना चाहिए और सुगठित होना चाहिए। इट डील्स विद द कंटेंट्स ऑफ एन एक्चुअल लीगल सिस्टम एग्जिस्टिंग एट एनी टाइम पास्ट और प्रेजेंट। इसमें ये कहा गया है कि जो एक्चुअल में, वास्तविक में जो लीगल सिस्टम है जो पास्ट में हमारे यूज़ होता था वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। हिस्टोरिकल इट इज़ कंसर्न, हिस्ट्री से आपको आइडिया हो ही गया कि हिस्टोरिकल में क्या कुछ है। हिस्टोरिकल में जो लीगल हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट का बात उसमें कही गई है। एथिकल का मतलब कि जो स्पेसिफिक लॉ होता है वो नैतिकता पे बेस्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अनैतिक हो, कोई ऐसा लॉ बन जाए कि एक आदमी जो है वो शादी के टाइम पर बहुत सारा डोरी ले सकता है या दहेज ले सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सेम वही चीज़ है मोस्टली, बस थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया। जो पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस को था ऑस्टिन के, उसको सालमन ने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि स्पेसिफिक और जेनरिक को किस जूरिस्ट ने डिवाइड किया, सालमन ने किया। स्पेसिफिक को कितने भागों में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में किया। एनालिटिकल, हिस्टोरिक और इथिकल सॉरी। जूरिस्प्रूडेंस को हॉलैंड ने क्या कहा के बारे में, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हॉलैंड ने कहा कि ये भी फॉर्मल साइंस है। फॉर्मल मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, उस प्रकार का साइंस है। पॉजिटिव लॉ का, पॉजिटिव लॉ का मतलब है जो हमारे फ़ायदे के लिए लॉ बनाए जाते हैं, जिसमें हमारा 1% भी आप ये मान के चलो इसमें पनिशमेंट वगैरह की मात्रा कम हो जाती है। इट इज़ एन एनालिटिकल साइंस। उसने भी ये कहा कि मटीरियल की, भौतिक चीज़ों की जो विज्ञान है उससे ये बहुत अच्छा है और एनालिटिकल फॉर्म में है।
उसने ये कहा कि टर्म पॉजिटिव है वो क्या होती है, उसको डिफ़ाइन भी किया। उसने ये बताया कि पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन। जो हम लोग आंतरिक तौर पे मन में क्या सोचते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जो बाहर क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या हम एक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ की जो एनफोर्समेंट होती है सॉवरन के द्वारा, पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा, वही लॉ है। यही तो बात ऑस्टिन ने कही थी। ऑस्टिन ने यही तो कहा था कि सॉवरन की जो कमांड है वो लॉ है। इसमें सिर्फ इतना कह दिया कि एक्सटर्नल ह्यूमन बॉडी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो आगे भी कह रखा है कि जैसे इसने क्या करा, फॉर्मल शब्द को ही ऑस्टिन की डेफिनेशन में ऐड किया है। फॉर्मल का यहाँ मतलब है कि फॉर्म का मतलब है जो कानून बन गया है वो जो किस फॉर्म में बना है हम उस फॉर्म को लेकर चलेंगे। उसके अंदर क्या सेंस है कि क्या उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया। हमने एक्सटर्नल फीचर्स को देखा है, लेकिन इसमें भी क्या है कि इंट्रिकेसीज जो पेचीदगियाँ होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की क्या है, मान लो एक आईपीसी है उसके अंदर क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या उसमें कमियां हैं, वो सारी की सारी एक्सप्लेन हो जानी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से जो पॉजिटिव लॉ है वो कैसे अप्लाई होता है और जूरिस्प्रूडेंस के प्रति जो है उसकी क्या कंसर्न है, क्या चिंता है, उसको भी उसने बताया। इसका फॉर्मल साइंस का कहने का मतलब सिर्फ ये इतना था कि जो फॉर्मल होता है वो एक्सटर्नल साइट बताई गई है, इसी की इंटरनल साइट को नहीं बताया गया। तो आप भी जानते हो कि किसी के मन में क्या चल रहा है उसको हम कैसे बता सकते हैं। हॉलैंड सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है बिकॉज इट इज़ ए सिस्टमाइज्ड एंड प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। हमारी बुद्धि के तर्क के जो एक ज्ञान है उसका एक सिस्टमाइज सुगठित जो वे है वो क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। जो टर्म पॉजिटिव लॉ को कहाँ तक कन्फाइन कर दिया हॉलैंड ने, सोशल रिलेशन तक, सिर्फ सामाजिक रिश्तों तक ही उसको जो है कन्फाइन कर दिया। जो रूल्स रेगुलेट करे जाएंगे वो स्टेट के द्वारा या कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किए जाएंगे, इसीलिए इसको फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ बोला है। फॉर्मल जैसे प्रीफिक्स दिया हुआ है, फॉर्मल वर्ड इसलिए लगाया साइंस के आगे कि इससे जो पर्पज़ है, मेथड है, आइडिया है या जो प्रोसीजर हम कोर्ट में फॉलो करते हैं वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस जो नॉर्मल साइंस होती है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस कम किया गया है। तो इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इसकी जो डेफिनेशंस थी उसमें फॉर्म को तो ले लिया गया, लेकिन जो उसकी इंट्रिकेसीज हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, उसको इसने नहीं बताया। तो ये भी जो उनका डेफिनेशन है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी। उसके बाद कीटोन भी एक जूरिस्ट हुए थे, उन्होंने सीधा सा एक बात कह दिया कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, वो स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की। एक कोई भी स्टडी लगा लो आप किसी भी सब्जेक्ट की, उसको एक जब हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसकी स्टार्टिंग में जो इंडेक्स पेज होता है उसमें सिस्टमाइज वे में दिया होता है, चैप्टर फर्स्ट दिस वन, हेडिंग टाइटल वगैरह, सब टाइटल वगैरह दिए होते हैं। वो उसका मतलब क्या होता है कि एक अरेंजमेंट कर दिया गया कि पर्टिकुलर चीज़ है इसके अंदर। उसी तरीके से कीटोन ने ये बात कही कि जूरिस्प्रूडेंस है वो स्टडी है, एक सिस्टमेटिक वे से जो स्टडी की जाएगी, जनरल जो प्रिंसिपल्स है लॉ के, कि लॉ किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें क्या करा, इस डेफिनेशन में कीटोन ने पब्लिक और प्राइवेट लॉ को अलग अलग कर दिया कि इनके जो प्रिंसिपल्स भी अलग होते हैं और वो डिपार्टमेंट भी अलग अलग होते हैं। तो पहली बार जो है पब्लिक और प्राइवेट दो अलग अलग लॉ में कीटोन ने अलग कर दिया था, लेकिन इससे पहले ना तो ऑस्टिन ने जनरल और पर्टिकुलर बता दिया, सालमन ने जेनरिक और स्पेसिफिक बता दिया, हॉलैंड ने फॉर्मल साइंस बता दिया, कीटोन ने उसको सिस्टमेटिक वे का एक लॉ की स्टडी बता दी और पब्लिक और प्राइवेट लॉ का डिफरेंस बता दिया। तो 4 डेफिनेशन माइंड में रह ही जाएंगे आपके, बार बार रिवाइज करोगे तो हो ही जाएगा। रोस्को पाउंड भी बहुत अच्छे, एक बहुत पॉपुलर जूरिस्ट थे। उन्होंने साइंस को यहाँ टर्म किया कि जुरिडिकल सेंस में, जुरिडिकल सेंस का मतलब होता है कानूनी तौर पे। उन्होंने ये कहा कि लॉ जो है वो कानूनी तौर पे प्रिंसिपल्स होने चाहिए उनको एनफोर्स कराने के लिए पब्लिक के अंदर, और जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस कैसे मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का मतलब है कि जब कोर्ट में जाए तो वहाँ हमें जस्टिस मिल रहा है, हम डीसी के पास जाएँ तो हमें जस्टिस मिल रहा है, या हम एसडीएम के पास जाए तो हमें जस्टिस मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ जो है उस पर डिपेंड करके रोस्को पाउंड ने अपनी डेफिनेशन दे दी, कानूनी सेंस में दे दी, जुरिडिकल सेंस में दे दी। तो जुरिडिकल सेंस में किस जूरिस्ट ने दिया था, रोस्को पाउंड ने। डॉक्टर केसी एलन ने फिर ये बात कही कि जूरिस्प्रूडेंस और कुछ नहीं है, साइंटिफिक सिंथेसिस होता है संयोग। जैसे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ईवीएस के अंदर, बच्चों को पढ़ाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, संयोग की क्रिया। तो कहता है कि जो सारे के सारे प्रिंसिपल है लॉ के, उनका जो संयोग है साइंटिफिक तौर पे वो क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है।
ग्रे ने भी डेफिनेशन दी। ग्रे ने ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है स्टेटमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, 3 चीज़ें इकट्ठी कर दी इसमें, और वही चीज़ें कि रूल्स को कंबाइन करके साइंस ऑफ लॉ। ऑस्टिन ने कहा साइंस ऑफ लॉ, हॉलैंड ने कहा फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ, और अब ग्रे ने कह दिया साइंस ऑफ लॉ स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, स्टोन ने जो है ग्रे की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज का और कहा कि स्टोन ने ये ग्रे ने तो ये तो बता दिया कि कैसे जो है उसको हमने लेके चलना है जूरिस्प्रूडेंस को, क्योंकि वो साइंस की फॉर्म में, लेकिन उसने प्रोविंस का मतलब उसके अलग अलग हिस्से नहीं बताए, क्योंकि किस हिस्से में किस प्रकार से एप्लीकेबल होगा, उसके रूल्स कैसे होंगे, अरेंजमेंट ऑफ रूल्स कैसे होंगी, कैसे हम रूल को स्थापित कर पाएंगे। उसके बाद अल्पाइन एक रोमन जूरिस्ट थे, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी कि जूरिस्प्रूडेंस जो नॉलेज है, किस चीज़ की नॉलेज है, डिवाइन और ह्यूमन, दैविक जो मन के अंदर है, इंसान के जो देवीय जो शक्ति होती है वो, और जस्ट और अनजस्ट के, इनकी गलत और सही के, और भगवान और मनुष्य के जो नॉलेज है उनके बारे में ही जूरिस्प्रूडेंस बताता है। उसके बाद H.L.A. हार्ट ने ये कहा कि लीगल सिस्टम जो है प्राइमरी और सेकेंडरी रूल से भरा हुआ होता है। जब इन रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ गाइड चाहिए होती है, कोई बुक चाहिए होती है, या कोई ऐसा हमें ऑथेंटिक सिस्टम चाहिए, सोर्स चाहिए होता है, तो उस टाइम जूरिस्प्रूडेंस जो है हमें हेल्प करता है। उसने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ कहा, इन्हें बॉर्डर पर्सपेक्टिव बड़े स्तर पे कहा कि ये लॉ और मॉरलिटी दोनों को लेकर चलेगा, तभी जो है जूरिस्प्रूडेंस का असर उस पर होगा। यानी कि लॉ भी होना चाहिए इसमें, मॉरलिटी, ऐसा नहीं कि लॉ जो है मॉरलिटी के अगेंस्ट हो जाए। तो H.L.A. हार्ट ने ये बात कही। उसके बाद हम सिर्फ यही कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लीगल थ्योरी है फिलोसफी ऑफ लॉ की, यानी कि साइंस ऑफ लॉ की एक थ्योरी है, और ये थ्योरीज और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड स्टडी है। और जूरिस्प्रूडेंस को आप ये कह सकते हो एक साइंस है। नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हमें किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो जूरिस्प्रूडेंस हमारे लिए गाइडिंग बुक का काम कर रहा है, एक ऐसा ऑथेंटिक सोर्स बन जाता है लॉ के फील्ड के लिए कि हमें जो डाउट्स हैं वो उनमें डिस्कस किए जाते हैं और उनका हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि जो लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उनकी एक स्टडी है, पर वो साइंस की फॉर्म में, सिस्टमेटिक वे में है। साइंस का मतलब कि उसको हम जो है एक तरीके से उस पर रिसर्च करते हैं एक्सपेरिमेंटल वे से, तब वो क्या है जूरिस्प्रूडेंस बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी। अगर ये आपको लेक्चर ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लेंथी हो रहा है, या मैं स्पीड से बोल रही हूँ, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं, जो भी मेरे फ्रेंड लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि लेक्चर अच्छा है या बुरा है। और अगर कुछ उसमें मुझे लगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी, अगर लगा कि नहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो वैसे ही चलता रहेगा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा ये लेक्चर सुन रहा है या देख रहा है जो भी, तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कमेंट से क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे इस लेक्चर को इतना सपोर्ट मिल रहा है। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है, कि हम इसको क्या मानते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। आफ्टर रीडिंग ऑल द अबव मेंशन डेफिनेशन, ऊपर वाली डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद, देयर इज़ नो अनएनिमिटी ऑफ ओपिनियन, राय के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के लिए। डिफरेंट अथॉरिटीज़ एट्रीब्यूट डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग मीनिंग दी है, यानी कि जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी उसमें हर एक जूरिस्ट ने अलग अलग मीनिंग दिया है, और जो लॉ के अलग अलग प्रोमाइसेस बताए हैं, जिससे क्या है कि डिफरेंस जो ओपिनियंस में आया, लेकिन उसको भी एक एग्जैक्ट लिमिट में कवर कर लिया गया है। यानी कि हर किसी की डेफिनेशन में डिफरेंस तो आया, लेकिन सभी में एक कॉमन चीज़ निकल के आई कि एक सिस्टमेटिक वे में जो स्टडी है और लीगल प्रिंसिपल्स की, वो जूरिस्प्रूडेंस। एक सिस्टमेटिक वे में जो साइंस है ये जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि इसमें रिसर्चेज होती हैं, तो इससे ये तो हमें पता चल ही जाता है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस भी है और लीगल प्रिंसिपल की स्टडी भी है। जूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन सो डिफाइंड एज टू कवर मोरल एंड रिलीजियस परसेप्ट, जो हमारे नैतिक और धार्मिक जो परसेप्ट्स हैं, जो परंपराएं हैं, हमारे नियम हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं, और जिससे कि कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है। इट गोज़ टू द क्रेडिट ऑफ ऑस्टिन, ऑस्टिन को इसमें जो है क्रेडिट दिया गया है कि उसने जो है लॉ और मॉरलिटी को डिफरेंस वे में थियोलॉजी के साथ, थियोलॉजी का मतलब है कि जो हम रिसर्च करते रहते हैं ना, उसके रिगार्डिंग जो पुरानी जो धार्मिक परंपराएं वगैरह हैं उनसे अलग होकर उसको रिस्ट्रिक्ट किया है बॉडी ऑफ रूल्स के साथ, कि जो एनफोर्स किए जाएंगे सोवरन या सुप्रीम लॉ, जो सुप्रीम लॉ मेकर होता है उनके द्वारा इसको
लागू करवाया जाएगा। स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ, एथिक और थियोलॉजी फॉल आउटसाइड द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ये बता दिया कि जो पॉजिटिव लॉ, एथिक और थियोलॉजी है वो जूरिस्प्रूडेंस उस तक लिमिटेड नहीं है। द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कैन नॉट बी सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है लिमिट में लाना, तो जूरिस्प्रूडेंस को हम लिमिट में नहीं ला सकते। ये ह्यूमन कंडक्ट इन द स्टेट के अंदर जो भी ह्यूमन कंडक्ट होता है और सोसाइटी के अंदर जैसा उसका रिलेशन होता है उस सब को शामिल किया गया है। तो टाइम टू टाइम जो है ह्यूमन कंडक्ट भी चेंज हो रहा है। जैसे मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें ह्यूमन कंडक्ट भी चेंज हो गया। पहले क्या है कि हम पर्सनली बात करते थे, फिर हम लेटर पोस्ट करने लगे, लेकिन जब से ये इंटरनेट वाला सिस्टम अगर हम मेल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, तो ये क्या है ह्यूमन कंडक्ट चेंज हो गया। जिसकी वजह से क्या है कि पहले तो जो था फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने का एक लॉ बना गया, फिर फॉर्जरी के थ्रू लोग धोखाधड़ी करते थे, ब्लैंक चेक वाले सिस्टम थे, चेक बाउंस हो जाते थे, लेकिन अब तो क्या है ऑनलाइन ही सब फ्रॉड हो रहा है, तो उसके लिए अलग से कानून बने। तो ये क्या है ह्यूमन कंडक्ट और सोसाइटी में चेंज हुआ है और जूरिस्प्रूडेंस भी यही है, उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की क्या क्या अप्रोच है। जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली दो अप्रोच पर ही रहता है। पहला अप्रोच है एम्पायरिकल। एम्पायरिकल का मतलब होता है प्रयोग सिद्ध, यानी कि जो सिद्ध हो चुका है। कुछ फैक्ट्स हमारे पास हैं, ये फैक्ट्स हैं कि सेब जो है, जब ये सेब या कोई भी चीज़ हम ऊपर से गिराते हैं तो नीचे क्यों जाता है, ये फैक्ट था। लेकिन जब इसकी रिसर्च जब इसकी डिस्कवरी हुई कि ये जो है ग्रेविटी की लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, तो वो क्या हो गया, जनरलाइजेशन हो गया। इसी तरीके से सेकंड इसकी अप्रोच है एप्रियोरी। एप्रियोरी का मतलब पहले से, यानी कि पहले से जो सिद्ध हो चुका है उसके बाद हम अलग अलग फैक्ट्स को लेके आएंगे, लेकिन ये सिद्ध हो चुका है कि ग्रेविटी की वजह से ऊपर से चीज़ नीचे ही आएगी। उसके बाद हम अलग अलग चीज़ों को ऊपर से नीचे फेंकते हैं। कुछ हल्की चीज़ें हैं जो हवा में ही तैरती रह जाती हैं और कुछ जो है नीचे गिर जाती हैं। तो जो जनरलाइजेशन है, जो डिस्कवरी हो चुकी है या जो इन्वेंशन हो चुका है, उसके बाद हम फैक्ट्स के थ्रू उस पर फुलफ़िल करते हैं। तो जैसे कैलकुलेटर ले लो आप, कैलकुलेटर तैयार हो गया, ठीक है, डिस्कवरी होगी, उसके बाद हम उसमें जब नंबर एंटर करते हैं और अगर वो सही रिजल्ट दिखाता है तो वो क्या हो गया, एक अप्रोच हो गई है किसी चीज़ की। इसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस में एक तो ये तरीका है कि पहले फैक्ट्स हो गए, जैसे निर्भया वाला कांड हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, यानी कि उसको चेंज ही कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, और अब जो है लॉ बन चुका है। उसके बाद हम अलग अलग जो इंसिडेंट्स होते हैं, अलग अलग जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये लॉ जो है उन पर कितना अप्लीकेबल हो रहा है, क्या इस लॉ का कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इस लॉ की पनिशमेंट से लोगों में एक डर आ रहा है कि हमें क्राइम कम करना चाहिए। तो ये दो प्रकार की अप्रोचेज है जूरिस्प्रूडेंस। एक तो हम फैक्ट से जो है जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे और एक जनरलाइजेशन से फैक्ट की ओर जाएंगे। साइनिफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का क्या महत्व है और क्या इसका उपयोग होता है, अब उसके बारे में। सबसे पहला ये आप जो मैंने जो कलर्ड फॉर्म में रखे हुए ये मेन पॉइंट, अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट देते हो, पेपर देते हो, उसमें आप ये मेन पॉइंट हेडिंग डाल के आगे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपके जब टेस्ट चेक होंगे या पेपर चेक होंगे, एग्जामिनर आपको कुछ अच्छे मार्क्स देंगे। पहला कह रहा है कि इंट्रिंसिक इंटरेस्ट और वैल्यू, कि हमारा जो स्वाभाविक इंटरेस्ट जो आता है किसी भी चीज़ में वो क्या है, इसका एक साइनिफिकेंस है कि जूरिस्प्रूडेंस की वजह से हमारा जो है किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि रिसर्च कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ सीरियस स्कॉलरशिप, क्योंकि ये जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कि रिसर्च करना। जब रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ गेन होता रहता है। तो ये एक बिलीव भी, एक धारणा बनी हुई है कि जो थ्योरी है हमारी किसी भी सब्जेक्ट की, वो हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। हमें जब तक बेसिक एसेंस जो है थ्योरी के थ्रू पता नहीं चलेगा तो हम जो है कुछ भी अपने आप इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। जूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो हैज़ एन एजुकेशनल वैल्यू। जूरिस्प्रूडेंस की एक एजुकेशनल वैल्यू भी है, क्योंकि जो कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं लॉयर के द्वारा, जो कुछ टेक्निक के द्वारा वो उनको कोई डाउट्स क्रिएट होता है, तो वो उन डाउट्स को इस जूरिस्प्रूडेंस के द्वारा ही अपने क्लियर कर पाते हैं, इसको पढ़ के क्लियर कर पाते हैं। तो ये क्या है, एक एजुकेशनल वैल्यू रखता है। उसके बाद कह रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस की जो स्टडी है वो लॉ को सही ढंग से सोसाइटी में प्रिवेल करवा सकती है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद एक जो लॉयर भी है उसको लॉ की अच्छी परख हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, और जो भी जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू उसको जानेगा तो क्या है, सोसाइटी में लॉ इम्प्रूव हो जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस है इज़ द आई ऑफ लॉ एंड ग्रामर ऑफ लॉ। जब भी जजेस को या मान लो लॉयर्स को कोई डाउट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस को जाकर देखते हैं कि उसमें क्या मेंशन किया गया, अलग अलग जजेस ने क्या दिया, उसी थ्योरी के बेस पर वो अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सामने लेके आते हैं
और ये जो है एक्चुअल रोल निभाता है एक लॉयर को आगे सक्सेसफुल होने के लिए, उसके डाउट्स को इरेज करने के लिए, कवर करने के लिए। साइनिफिकेंस में आगे और क्या है कि स्ट्रेन द क्रिटिकल फैकल्टीज ऑफ माइंड ऑफ द स्टूडेंट। ये क्या करता है कि एक स्टूडेंट है उसके माइंड को आलोचनात्मक सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कि मान लो किसी ने जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी अच्छे से कर ली है, लॉ की स्टडी कर ली, उसके बाद जब वो देखता है कि ये कानून बना है, क्या ये कानून जो है प्रैक्टिकल वे में सही है, तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसमें इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो उसको क्रिटिसिज्म भी कर सकता है। लॉयर को हेल्प करता है प्रैक्टिकल वर्क के लिए। उसके बाद जजेस को हेल्प करता है कि वो ट्रू मीनिंग जो है लॉ का वो निकाल सके। जब भी लॉ में कुछ इंट्रिकेसीज होती हैं, कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, तो क्या करते हैं, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन होता है, तो जब इंटरप्रिटेशन होता है तो उसके टाइम भी वहाँ अगर जजेस को भी उसमें कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो भी क्या करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प लेते हैं कि क्या जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हम उसको उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। तो प्रोफेसर डॉयस ने कहा था कि जो स्टडी है जूरिस्प्रूडेंस की, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक उपलब्धि है लॉयर्स के लिए कि वो एक थ्योरी पे फोकस कर सकें और अपने ह्यूमन थॉट्स भी सामाजिक तौर पर उसमें ला सकें। जैसे आपको जूरिस्प्रूडेंस समझ में आ गया, उसके बाद आपको ये पता चल गया कि ऑस्टिन ने ये बात कही थी कि लॉ जो है क्या है, कमांड ऑफ सोवरेन है। साल्मन ने ये बात कही थी कि स्पेसिफिक और जेनरिक होता है, एनालिटिकल होता है, एक्सपोजिटरी होता है, एथिकल होता है। उसके बाद आपने ये देखा कि ओलंड ने ये कहा था कि फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ है। उसके बाद कीटोन ने सिस्टमेटिक वे में कहा और रोस्कोपाउंड ने भी सिस्टमेटिक वे में कहा। और उसके बाद इसको सिस्टमेटिक वे के साथ साथ प्राइवेट और पब्लिक लॉ में भी डिफरेंस किया गया। तो हम समझ गए कि लॉ जो है किस किस फॉर्म में है। तो ये हमारी एक हेल्प करता है कि हम सोशोलॉजिकल लेवल पर जाके हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें कि अगर हमें सोसाइटी में कुछ ऐसे हालात देख रहे हैं, जैसे ये माइग्रेंट वर्कर का मुद्दा हुआ, अगर हमने सही ढंग से जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी ऑफ लॉ करी है, उसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि क्या माइग्रेंट वर्कर के लिए भी कोई एक इम्पोर्टेंट लॉ आना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम आती है तो लॉ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको इतना दुखी ना होना पड़े, और ऐसे कुछ लॉ होने चाहिए जो माइग्रेंट वर्कर को भी सिक्योरिटी दे सकें। तो ये हम कब सोच सकते हैं, जब हमें स्टडी ऑफ लॉ प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी। अगर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को अच्छे से स्टडी किया होगा, हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज होगा। उसके बाद कहता है कि ये तो एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि ओबी जस्ट सी बी रिमेडियम की वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी, कि अगर कोई राइट अराइज होगा तभी तो उसकी रेमेडी होगी। तो जूरिस्प्रूडेंस से हम यही तो सीखते हैं कि हमें किस लेवल पे कानून होना चाहिए। अगर देखो आज माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कोई लॉ बना होता, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए अगर कोई लॉ बना होता, तो उनको इतनी जगह भटकना नहीं पड़ता, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, अपने देश अपने गाँव वापस नहीं जाना पड़ता। तो अगर उनके लिए कोई राइट अराइज नहीं किया गया किसी लॉ में ही तो राइट अराइज होगा। सिर्फ फंडामेंटल राइट अराइज करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जो है उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करने के लिए रिट पिटीशन डालनी पड़ती है और वकीलों का खर्चा भी वो नहीं भर पाते। तो क्या ऐसा राइट उन्हें होना चाहिए कि जिसमें जो है इतना सुप्रीम कोर्ट तक जाना ना पड़े, हाई कोर्ट तक जाना ना पड़े, और उनके राइट्स को वो एक्सरसाइज कर सके। तो ये कभी किसकी वजह से संभव हो सकता है, ये जूरिस्प्रूडेंस की वजह से ही संभव हो सकता है, अगर हमने स्टडी करी होगी तो। इसी तरीके आगे कह रखा है, आगे आप ये पढ़ लेना, कोई ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं, इसमें सिर्फ यही है कि जब हमें रिट पिटीशन फाइल करनी होती है फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो पर्सन जो क्या है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है। और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि अगर पहले जो है उसको दूसरी रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। मान लो पहले उसको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से उसको हाई कोर्ट से अगर उसको कोई सुरक्षा नहीं मिलती, हाई कोर्ट से उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, रेमेडी वो वहाँ एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बारे में एक केस भी है, लैंडमार्क राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आप माइंड में कर सकते हो, कभी सब्जेक्टिव टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव में भी क्या पता कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये केस जो है किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसमें जो है ये कहा गया था कि डेथ पेनल्टी जो थी उसके बारे में डिस्कशन था कि व्हेन इट शुड और शुड नॉट बी इम्पोज, क्या उसे इम्पोज करना चाहिए या नहीं। नीड टू हैव स्पेशल रीज़न टू इम्पोज, क्या उसके लिए स्पेशल रीज़न भी मेंशन करने चाहिए। स्पेशल रीज़न जो है क्या वो क्रिमिनल से रिलेटेड होने चाहिए। तो इसलिए कोर्ट ने इसमें क्या करा कि जो एट द डेवलपिंग जूरिस्प्रूडेंस लॉ ऑन द डेथ पेनल्टी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में जो डेथ पेनल्टी का सिस्टम है उस जूरिस्प्रूडेंस को एनालाइज किया और इसमें डिसीजन
पास किया। तो जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पर एक्टिव रोल निभाकर चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जजेस वगैरह जो है जूरिस्प्रूडेंस का काफ़ी यूज़ करते रहते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है जस्टिस भगवती ने किया है, जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स के लिए हुसैन आरा खातून जैसे लीगल एड के जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया इस जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से। तो जो भगवती हैं, जस्टिस भगवती का नाम जो है बड़े ही आदर सम्मान से जूरिस्प्रूडेंस को प्रिवेल करवाने के लिए और फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए काफ़ी डिटेल में उन्होंने इसको रखा है और इसके स्कोप जो है उसको बढ़ावा दिया है। रिलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अदर डिसिप्लिन्स। जूरिस्प्रूडेंस तो ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, क्या इसका दूसरे डिसिप्लिन का मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी कोई रिलेशन है? चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लंबा चौड़ा समझने वाला नहीं है, टू द पॉइंट। आपको अगर सिंपल रीडिंग भी ले लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। पहला है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट क्या होता है? सोशल का मतलब समाज, सामाजिक जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको, इस जूरिस्प्रूडेंस को सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो इसकी जो थ्योरीज होती है जूरिस्प्रूडेंस की, लोग किसके ऊपर बनता है? सोसाइटी के लिए बनाया जाता है और उसके पीपल के लिए बनाया जाता है। कहता है कि जब सोसाइटी में कोई लोग का इन्फ्लुएंस पड़ेगा और वेलफेयर होगा तब क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है जूरिस्प्रूडेंस का। अप्रोच फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टुवार्ड्स लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम लॉयर्स। जो समाज की जो परिस्थितियां हैं और एक लॉयर की जो परिस्थितियां, दोनों अलग अलग होती है, लेकिन जब सोशियोलॉजी जो है जूरिस्प्रूडेंस में एक हेल्प करती है जब उस अप्रोच को देखा जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और जूरिस्प्रूडेंस का क्या रोल है? साइकोलॉजी का भी क्लोज रिलेशन है जूरिस्प्रूडेंस के साथ। और रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड लॉ इज एस्टेब्लिश इन द ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। जो साइकोलॉजी है, देखो कोई किसी व्यक्ति ने अगर क्राइम किया तो उसका कोई साइकोलॉजिकल रीज़न ज़रूर होगा। एक बच्चा बचपन से ही ये देख रहा है कि उसके पिता जो हैं उसकी माँ को मारते हैं, पीटते हैं, क्रूल्टी करते हैं, तो क्या देखेगा? उसके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाएगा कि क्या है कि अपनी वाइफ को पीटना चाहिए, या वो उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ जाएगा कि मैं बड़ा होकर अपनी वाइफ को कभी भी या लेडी को कभी भी हार्म नहीं करूँगा। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है किसी भी क्राइम को करने के लिए, मोटिव के लिए, उसके रीज़न के लिए, तो उसका भी जूरिस्प्रूडेंस के साथ रोल है। जूरिस्प्रूडेंस और एथिक्स। एथिक्स का मतलब नैतिकता। नैतिकता और जूरिस्प्रूडेंस का क्या रोल है? देखो ह्यूमन कंडक्ट है वो नैतिकता को दिखाता है, और अगर आइडियल ह्यूमन व्यूअर को देखना है तो एथिक्स और जूरिस्प्रूडेंस को आप इंटरकनेक्टेड करते हो। जब भी कोई लॉ आप बनाते हो तो नैतिक लेवल पर उसको चेक किया जाता है, चेक एंड बैलेंसेस लगाए जाते हैं और उसके बाद ही कोई लॉ पास होता है। एथिक्स जो है गुड ह्यूमन कंडक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, पब्लिक ओपिनियन के साथ जुड़ा होता है। लेजिस्लेशन जो है, जो भी कानून बनते हैं वो एथिकल प्रिंसिपल के ऊपर बनते हैं। इट इज़ नॉट टू बी डाइवर्स फ्रॉम ह्यूमन प्रिंसिपल। मनुष्य के जो सिद्धांत है उससे ये अलग है, और नैतिकता से ही बिलीव किया जाता है कि कौन सा लॉ जो है गुड है और कौन सा जो ह्यूमन वैल्यू जो है मनुष्य की वैल्यू के सिद्धांतों पे बना हुआ है। आज अगर सोसाइटी में ये है कि हर कोई ये चाह रहा है कि हमें जो है कुछ छूट मिलनी चाहिए इनकम टैक्स के अंदर, अगर एक ऐसा लॉ बना दिया जाए कि इनकम टैक्स में कोई छूट ही नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या ये ह्यूमन सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं है? लेवल की बात करते हैं, एथिकल लेवल की बात करते हैं कि नैतिकता, या अगर मान लो एक ये कानून बना दिया जाए कि एक आदमी जो है एक साथ 10 पत्नियां रख सकता है, 5 पत्नियां रख सकता है, तो क्या है ये सोसाइटी पे उसका मॉरल जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा? इमोरलिटी हो जाएगी। हाउएवर ऑस्टिन डिसएग्रीड विद, हालांकि ऑस्टिन ने इस चीज़ को नहीं माना, उसका ये कहना है नैतिकता का कोई रोल नहीं होता, लेकिन बाकी अदर्स ने जो है उसको माना है। जूरिस्प्रूडेंस और इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? इकोनॉमिक्स जो है उसकी स्टडी जो मनुष्य को संतुष्ट करती है कि जितना उसे उसकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होती रहेगी और वेल्थ आती रहेगी। जूरिस्प्रूडेंस और इकोनॉमिक्स दोनों ही साइंस है और दोनों का एक ही एम है कि लोगों को के जीवन को रेगुलेट करना। बोथ ऑफ देम ट्राई टू सोसाइटी इम्प्रूव। दोनों ये चाहते हैं कि हम सोसाइटी को और एक इंडिविजुअल की लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, और कार्ल मार्क्स जो है इस मामले के जनकदाता हैं। जूरिस्प्रूडेंस और हिस्ट्री, ये तो हम पहले ही जानते हैं कि हिस्ट्री से ही तो हमारे जो है लॉ निकला था, और पास्ट इवेंट्स के आधार पर ही तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस का निर्माण हुआ था। जूरिस्प्रूडेंस और पॉलिटिक्स। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर जहाँ पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जहाँ पर एक आदमी जो अथॉरिटी किसी के ऊपर होती है, तो उनका भी पॉलिटिकल और जूरिस्प्रूडेंस का आपस में काफ़ी इफेक्ट है। जो अथॉरिटेटिवली एक मैन को मैन मानता है और ये कहता है कि एक आदमी को जो है पॉलिटिकल लेवल पे भी काफ़ी कनेक्शन होना चाहिए।
तो यहाँ पर पॉलिटिक्स और जूरिस्प्रूडेंस का भी गहरा कनेक्शन है। ये सिर्फ आपको नॉर्मल नॉलेज में होना चाहिए कि कैसे उसके साथ जुड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको टू द पॉइंट ऐसे पॉइंट बना के ही लिखने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जो भी आपके डाउट्स है प्लीज़ उनको कमेंट ज़रूर कीजिए और आप PDF फाइल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए रिवीजन के लिए, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे लेक्चर सुनने का कोई बेनिफिट नहीं होता। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।